हाँ अभिषेक, कैसे बेटा? बढ़िया, आवाज तो आ रही है ना? पहले से टाइप करके रखते हो क्या? हाँ चलो, आवाज आ रही है बेटा? स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट है। चलो, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने बात की थी बच्चों बोर मॉडल के बारे में। एक एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, कैसे करना क्या करना, यहाँ तक बात समझ में आई थी ना? ओके चलो, आज बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल। ओके चलो बच्चों, हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल लिख लिए बच्चों? देखो, एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल का मतलब क्या है, यानी बोर मॉडल की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? एक तो अपन क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट। ओके, कोई सेल या ऑर्बिट है, उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस का मतलब समझ रहे हो ना, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी होगी किसी सेल या ऑर्बिट की। ओके, जैसे हमें पता है एटम के अंदर आगे कई सारी सेल डिस्कवर हुई, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे करते करते क्या कई सारी सेल की अपन न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो क्या हो गया, सेल और ऑर्बिट। क्लियर है? ठीक है बेटा, उसकी रेडियस होगी बच्चों। क्लियर? ठीक है, फिर बात करें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में कि सेल या ऑर्बिट में इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, याद है ना? रिवॉल्विंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड या वेलोसिटी होगी, नहीं होगी? होगी बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर सेल या ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है तो ये बताओ उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, नहीं होगी? अरे एनर्जी है तभी तो बेटा मूवेबल फॉर्म में है, यस और नो? तो उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो कई सारी और अलग अलग सेल या ऑर्बिट की हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, तो क्या करेंगे, दो अलग अलग सेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस पूछे वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ओके ठीक है, तो कई सारी प्रॉपर्टीज में वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर 1 लिखो, रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट। रेडियस ऑफ सेल और ऑर्बिट, रेडियस का सिंबल क्या होता है बेटा, आर। और कौन सी सेल या ऑर्बिट की बात कर रहा हूं तो बोलेंगे बेटा आर एन। एक बात तो ध्यान रखना बच्चों, आपको आर, वी और ई, आर मतलब रेडियस, वी फॉर वेलोसिटी, ई फॉर एनर्जी, उनके आगे एन लिखा जाएगा। एन का मतलब है जिस सेल के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू चाहिए उसी के रेस्पेक्ट में रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी। क्लियर है? आर एन, जैसे फर्स्ट सेल की बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, R1 यानी फर्स्ट सेल की रेडियस की बात कर रहा है। सेकंड की रेडियस की बात करें तो क्या लिखेंगे, R2। थर्ड की रेडियस की बात करें क्या लिखेंगे, R3। मेरा कहने का मतलब क्या समझ में आ गया? तो बच्चों क्या कर सकते हैं, Rn यानी फाइनली हमें Rn का मतलब वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला कैलकुलेट करना। Rn का मतलब है एनवे सेल की रेडियस। ठीक है, एनवे सेल, एन मतलब कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों देखो एप्लीकेशन जो बोर मॉडल, इनको क्यों बोला जाता है, बोर ने जो कॉन्सेप्ट्स बताए थे उन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं, ये सब अपन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं बच्चों बोर ने जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसकी हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एक तो अपन ने क्या देखा था, mv² अपॉन आर इसको टू क्या था, kz² अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? अरे याद है ना, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चों आपको पता है ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला आया था, नहीं आया था, mv² अपॉन आर इक्वल टू kz² अपॉन आर स्क्वायर। याद है बच्चों? क्लियर है? ठीक है, यहां से अपन क्या करें, आर से इस स्क्वायर को उड़ा दे। क्लियर है? यहां से अगर मैं v² की मैं बात करूं बच्चों तो v² क्या हो जाएगा, kz² अपॉन, ये m इधर आ सकता नहीं आ सकता, तो क्या हो गया बच्चों, अपॉन mr। इसको बोल दो इक्वेशन 1। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, एक आपको याद है एक कॉन्सेप्ट अपन ने क्या देखा था, z इक्वल टू क्या होता है, mvr इक्वल टू क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई। यस और नो? अरे याद है ना? क्लियर है? यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, v इक्वल टू क्या हो गया, nh अपॉन क्या हो गया, 2 पाई। v इक्वल टू अगर कैलकुलेट करूं तो m और r को इसके मल्टीप्लाई में लेके आ सकता हूं, नहीं आ सकता हूं? तो 2 पाई क्या हो गया, mr, इसको बोल दो इक्वेशन 2। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 से v की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? अरे कर सकते हैं। देखो बच्चों v की वैल्यू कितनी है, nh अपॉन क्या करेंगे, 2 पाई mr। यस और नो? अरे v की वैल्यू कितनी है, nh अपॉन 2 पाई mr।
आगे क्या है बेटा, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, एम आर। यस और नो, सही है या कोई गड़बड़ है सर? क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर आएगा, बिल्कुल बेटा स्क्वायर आएगा। क्यों, ये वैल्यू किसकी है, ओनली v की वैल्यू है, जबकि हमें क्या करना है, v स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ क्या करेंगे, इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे बच्चों। ठीक है, इसे अगर हम सोल्व करें बेटा तो देखो क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है? ठीक है, इक्वल टू इधर क्या बच गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। प्रिंस सभी बात समझ में आ रही है ना बेटा, कैसे अपन इक्वेशन बना रहे हैं? अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर है अभिषेक? ठीक है बेटा, देखो m से ये स्क्वायर गया, इस स्क्वायर से ये आर गया। यस और नो, तो मेरे पास क्या बच गया बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम आर इक्वल टू क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर। यस और नो, यही बच गया ना। ठीक है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा, क्या हुआ, मास मूवेबल है या कांस्टेंट। ध्यान रखना, कुछ नहीं बोले तो रेस्ट मास मान के ही यहाँ पर कंसीडर करते हैं बेटा। बात समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा, कुछ नहीं बोले, यहाँ पर जो मास कंसीडर करेंगे वो कौन सा लेंगे, रेस्ट वाला मास कंसीडर करते हैं बच्चों। क्लियर है? क्योंकि इसकी स्पीड इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि मास में बहुत ज्यादा चेंज आए। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं बोले तो क्या करेंगे, रेस्ट मास को ही यहाँ कंसीडर करेंगे, क्योंकि इतनी भी ज्यादा स्पीड नहीं होती कि मास में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए। क्लियर है? ध्यान रखना बेटा। ओके, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब अपना पर्पज क्या था बेटा, रेडियस कैलकुलेट करना। रेडियस कैलकुलेट करना यानी आर को मैं अगर एक साइड लेके जाऊं, जैसे इस आर को इधर लेके आ जाऊं तो आर इक्वल टू, ये आर इधर आ जाए बेटा, तो इधर क्या बच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम, और ये के जेड ई स्क्वायर को इधर लेके आ सकता हूं, नहीं आ सकता हूं, तो क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यस और नो, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। क्लियर है? कई एक बार तो एग्जाम में ये भी डायरेक्टली पूछा हुआ है बेटा। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखना, आर का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना बच्चों, हर बार यही वैल्यू अगर हमें पूछे कोई जरूरी नहीं है। मैक्सिमम मतलब 99.99%, ये तो रेयर केस में आपसे पूछेगा आर का कौन सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली ऑप्शन देके। लेकिन मैक्सिमम हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। ओके, न्यूमेरिकल कैसे मिलेंगे, आपको बोलेगा कि मान लो कौन से सेल की रेडियस क्या होगी, फर्स्ट की क्या होगी, सेकंड की क्या होगी, थर्ड की क्या होगी। इसका मतलब ये बताओ, अलग अलग सेल की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनकी वैल्यूज बार बार पुट करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? और बार बार वैल्यू पुट करने पर मेरे पास जो रिजल्ट आएगा बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। लेकिन इजी बनाने का एक मेथड हमारे पास है जो हमने कई बार अप्लाई भी किया है। क्या है बेटा, अगर जिनकी वैल्यू फिक्स है, मैंने क्या बोला, जिनकी वैल्यू फिक्स है उनकी वैल्यू एक बार में वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे जिसकी वैल्यू फिक्स है, डेफिनेट है, उसकी वैल्यू एक बार पुट करके देख लेंगे कि इनसे कितनी वैल्यू आती है। क्लियर है? और जिसकी वैल्यू वेरिएबल है, जो अलग अलग क्वेश्चन में हमें अलग अलग दे सकता है, उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे, जितना क्वेश्चन में दे रखा है बेटा उसकी वैल्यू उतनी पुट कर देंगे। यस और नो? क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें किसकी वैल्यू, देखो बेटा किसकी वैल्यू फिक्स है, किसकी वैल्यू वेरिएबल है। मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको यहां से चक लेंगे। ओके, कैसे बेटा, ये बताओ, एन, पहली बात तो एन का मतलब क्या होता है, अरे नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट। कौन से सेल या ऑर्बिट की बात करें, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 4 आपको पता ही है, पाई पाई है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के आपको पता ही है, कूलम्ब कांस्टेंट है, जेड क्या होगा, जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो क्या करेंगे, ये बताओ एन की वैल्यू यहाँ पर डेफिनेट है या वेरिएबल है? अरे वेरिएबल है, कोई सी भी सेल बोल सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एच की वैल्यू ये बताओ डेफिनेट है या वेरिएबल है? डेफिनेट है, प्लैंक कांस्टेंट है। 4 आपको पता ही है, पाई की वैल्यू फिक्स है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है? फिक्स है बेटा। क्या करना, रेस्ट मास लेना, कुछ नहीं बोले तो। ठीक है बेटा, तो रेस्ट वाला मास कंसीडर करेंगे। कि आपको पता ही है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। जेड ये बताओ वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है? वेरिएबल है बेटा, अलग अलग एलिमेंट देगा तो जेड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है? अरे फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता नहीं होता। मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें वेरिएबल वैल्यू कौन सी है, इसमें एक तो एन स्क्वायर, एक कौन सी है, जेड है। बाकी की वैल्यू फिक्स है या नहीं है? और बाकी की वैल्यू फिक्स है, उनको सोल्व करके एक बार में बच्चों अपन एक एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यस और नो? इनको अगर हम सोल्व करते हैं, कौन सा, इसका मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको यहां से चक लेंगे बेटा। तो क्या हो गया, एच स्क्वायर, एक तो क्या आ गया एच स्क्वायर, एक क्या आ गया
4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। मैंने क्या किया देखो, इसमें मैंने n स्क्वायर को छोड़ दिया, इसमें मैंने क्या किया बच्चों, h स्क्वायर को ले लिया। क्लियर है, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर को ले लिया, z को छोड़ दिया क्योंकि ये वेरिएबल है। क्लियर है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है बेटा 0.529 एंगस्ट्रम। बात समझ में आई क्या? इनको वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रम। घर पे सोल्व करके देख लेना। ओके, ये वैल्यू आती है। इसका मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है बेटा उसकी जगह डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? फॉर्मूले को शॉर्ट एंड स्वीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे, r इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, इनकी जगह लिख दूंगा 0.529। बाकी मेरे पास क्या बच गया इसमें, n स्क्वायर अपॉन z। तो क्या लिखेंगे बेटा, n स्क्वायर अपॉन z। और ये ध्यान रखना, ये रिजल्ट किस में आता है, एंगस्ट्रम में आता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है, यस और नो? ठीक है बेटा। और इसको और भी अगर इजी बनाए बच्चों तो देखो, अप्रोक्स करके अगर हम करें तो 0.529 को मैं क्या कर सकता हूँ, 0.53। अरे कर सकते नहीं कर सकते? ठीक है, 0.53 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रम, ये ऑप्शन भी हमें मिल सकता है। ओके, ठीक है बेटा। ये मेरे पास क्या आ गया, सेल या ऑर्बिट की रेडियस आ गई nth सेल के रेस्पेक्ट में। अब इसमें हमें करना क्या है, जिस एलिमेंट की बात करें उसका z यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जिस सेल की बात करा उसकी यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है, तो इससे मेरे पास जो रेडियस आएगी उसको मैं rn बोल सकता हूँ, क्या, nth सेल के रेस्पेक्ट में रेडियस। समझ में आ गया? क्लियर है, ओके ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ब्लॉक क्या है, क्वेश्चन में काम आएगा बेटा ये। ओके ठीक है। अगर अपन बात करें 4 हाइड्रोजन एटम, तो देखो कैसे करेंगे। हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में इस रेडियस को मैं लिख रहा हूं RH, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 0.529 मल्टीप्लाई बाई, हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अरे एक ही होता है। कुछ नहीं बोले वो कौन सी सेल में होगा, फर्स्ट में ही होगा। कुछ नहीं बोले तो बच्चों देखो फर्स्ट सेल में होता है, तो n की जगह कितना लिखूंगा, 1। तो n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन z कितना होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का एंगस्ट्रम। इसका मतलब RH मेरे पास कितना आ गया बेटा, RH इक्वल टू क्या हो गया, 0.529 एंगस्ट्रम। यस और नो? तो ये बताओ बच्चों, 0.529 एंगस्ट्रम को मैं RH भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, Rn इक्वल टू RH मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन z आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में किसी अदर एलिमेंट की रेडियस को कंपेयर करें तो आपको दो फॉर्मूले कैलकुलेट करके आपको रेशियो लेने की जरूरत नहीं, सीधा हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की ऑर्बिट की वैल्यू पुट कर दो बेटा, रेडियस की वैल्यू, और जिस एलिमेंट के लिए n और z दे रखा है उसके लिए वैल्यू पुट कर दो, उसकी रेडियस आ जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है, यस और नो? नोट करो बेटा। यहाँ मास मूवेबल है या कांस्टेंट बताया ना, रेस्ट मास लेना है, कुछ नहीं बोले तो, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि मास में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए। ठीक है, नोट करो।
चेक, प्रिंट, छवि, कर लिए नोट। चलो एक काम करना बेटा, इनका मीनिंग लिख लो। लिखो आर एन इक्वल टू, इनका मीनिंग क्या होता है ये जरूर लिख लेना साइड में। ये 4 मीनिंग में लिखा रहा हूं बच्चों, काम आएंगे। आर एन इक्वल टू लिखो बेटा, रेडियस ऑफ nth सेल और ऑर्बिट, nth मतलब nवें नंबर का कोई सा भी हो चाहे, रेडियस ऑफ nth सेल और ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth सेल और ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth सेल और ऑर्बिट फॉर एनी एटम, रेडियस ऑफ nth सेल और ऑर्बिट फॉर एनी एटम, रेडियस ऑफ nth सेल और ऑर्बिट फॉर एनी एटम, रेडियस ऑफ nth सेल और ऑर्बिट फॉर एनी एटम। क्लियर है? आर एच लिखो, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, एन लिखो, नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट, जेड लिखो, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। चलिए बेटा, ये अपने बात के कैसे करना क्या करना क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है, ये ध्यान रखना जो मैंने ब्लॉक किए हैं बेटा, वो चीज ध्यान रखना, वो फॉर्मूला तो आपके डायरेक्टली दिमाग में होना ही चाहिए। इसमें आपको डायरेक्टली ऑप्शन भी मिलेगा और आपको न्यूमेरिकल भी करना पड़ सकता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, बस इस एलिमेंट के लिए इस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, तो आपको एन और जेड की वैल्यू पुट करनी है और रिजल्ट बताना है। क्लियर है? किस एलिमेंट का जेड कितना होता है आपको पता ही है, सेल या ऑर्बिट आपको चल के दे देगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन की लिखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट Vn, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट। लिख लिए? देखो बेटा क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल और ऑर्बिट, तो मैंने आगे इसका सिंबल क्या लिखा है, Vn। Vn का मतलब क्या होता है, सेल या ऑर्बिट कोई सा भी हो सकता है, यस और नो। तो nवें सेल में क्या होगा, nवें सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ओके उसके अकॉर्डिंग करना है। अब ये बोर मॉडल की एप्लीकेशन, तो इसी की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं बच्चों, आपको याद है एक फॉर्मूला तो अपन ने ये लिखा है कि mv² अपॉन r इक्वल टू क्या है, kze² अपॉन r स्क्वायर, यस और नो। ठीक है बेटा? अरे ये फॉर्मूला अपन ने बनाया नहीं बनाया? बनाया बच्चों। क्लियर है? एक आपको याद अपन ने लिखा है z इक्वल टू क्या है, mvr इक्वल टू क्या है, nh अपॉन 2पाई, यस और नो। अरे बनाया बेटा? क्लियर है? ये दो कॉन्सेप्ट बोर मॉडल में देखे हैं ना? ओके ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2 यानी दोनों का रेशियो कर दे, तो अपना वही तरीका बच्चों, देखो 1/2 का रेशियो करे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में अपने पास क्या है, mv² अपॉन r, और 2 में क्या है बच्चों, mvr, यस और नो। अरे इक्वल के एक तरफ वालों को आपस में रेशियो कर दो, दूसरी तरफ वालों को आपस में रेशियो कर दूं। देखो इक्वेशन 1 में इस साइड क्या है, kze² अपॉन r स्क्वायर अपॉन, इक्वेशन 2 में क्या है, nh अपॉन 2पाई, यस और नो। क्लियर है? ठीक है बेटा, ये बताओ इसके अपॉन में 1 मान सकता हूँ नहीं मान सकता हूँ? अगर 4 स्टेप हो गए तो इनको उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बच्चों। कैसे बेटा, देखो mv² अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 1 बाई क्या है, mvr, यस और नो। क्लियर है? इधर हमारे पास क्या है, kze² अपॉन r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 2पाई अपॉन क्या करेंगे, nh, यस और नो। करेंगे बच्चों? क्लियर है? ठीक है, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, देखो r स्क्वायर, देखो ये r स्क्वायर, r स्क्वायर को उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते? अरे उड़ा सकते हैं।
यस और नो? आर मल्टीप्लाई बाई आर, आर स्क्वायर हो गया बेटा, इधर भी आर स्क्वायर हो गया, क्लियर है? ठीक है, और देखो अपन क्या कह सकते हैं, m से m को उड़ा सकते हैं, क्लियर है? इस v स्क्वायर को इस v से उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ा सकते? उड़ा सकते हैं बेटा, ओके। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं। अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो एज इट इज लिख दो। इसका मतलब यहाँ अपने पास क्या बच गया? v, अरे ओनली v तो बच गया। तो v इक्वल टू क्या बच गया बेटा? देखो इधर अपने पास क्या हो गया, 2 पाई, यानी क्या लिखेंगे, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, क्या हो गया, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बेटा, NH। समझ में आ गया? नॉर्मली तो देखो बेटा बिना कोई वैल्यू पुट किए अपने पास एक तो ये वैल्यू आ गई, क्लियर है? अब अपना वही तरीका, क्या जिसकी वैल्यू फिक्स है एक बार में उसकी वैल्यू पुट करके इसको सिंपल बना सकते, नहीं बना सकते? अरे बार बार ये टिपिकल फॉर्मूला याद रखना, इसमें बार बार वैल्यू पुट करना इतनी माथापच्ची की जरूरत है क्या? नहीं, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का अपना तरीका क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको यहाँ से चक लेंगे। कैसे बेटा? अरे 2 की वैल्यू फिक्स है या नहीं है? 2 की वैल्यू, वो तो सीधी सी बात है, फिक्स है। कभी 2 को 3 देखा आगे? नहीं बच्चों, ये फिक्स है, पाई फिक्स है, के कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, जेड फिक्स है क्या? नो बेटा, वेरिएबल है, इसे छोड़ दो। ई क्या, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू फिक्स है। एन की वैल्यू फिक्स है क्या? नहीं बच्चों, सेल ऑर्बिट कोई सा भी हो सकता है। एच फ्लाइंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको यहां से चक लो, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, क्लियर है? जिसकी वैल्यू वेरिएबल थी, किसकी वेरिएबल थी, जेड गिर एन की, उसको छोड़ दो। इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू आती है बेटा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड, क्लियर है? तो इसकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या करेंगे, v इक्वल टू क्या बच गया, देखो बेटा 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई ऊपर क्या बच गया, z, और अपॉन में क्या बच गया, n, क्लियर है बच्चों? और ये वैल्यू मेरे पास किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। यूनिट का खासकर ध्यान रखना है बच्चों, ओके? ठीक है बेटा, तो देखो अगर इसको सिंपल बनाऊं तो 2.18 को 2.2 भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अरे लास्ट डिजिट अगर 5 से ज्यादा होती है तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को हटाकर उससे पहले वाली में क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, नहीं करते? इसको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, जो मॉल कॉन्सेप्ट में हमारे काम आएगा, ओके? उसमें अपन पढ़ेंगे। तो 8 को हटाएं तो 5 से ग्रेटर वैल्यू है ये, तो इसको हटा दो, तो इससे पहले वाली में क्या कर दो, एक ऐड कर दो बेटा, क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया, क्लियर है? अब इसमें हमें करना क्या है, जिस एलिमेंट की बात करें उसके लिए जेड की वैल्यू पुट करेंगे, और जिस सेल की बात करा उस एन की वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर है? तो जिस सेल के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी आएगी उसके लिए मैं वी एन लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब अपनी वही आदत, इसे क्या करेंगे, हाइड्रोजन से अगर कंपेयर करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करें तो क्या लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात करें बेटा तो V को क्या लिख रहा हूं मैं, VH, VH मतलब किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, ओके? ठीक है, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 से, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चों, क्लियर है? और N भी कितना होगा, 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट सेल में होगा। ये किस में आता है, मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आती है। तो क्या लिखेंगे, VH मेरे पास कितना आ गया, 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड, क्लियर है? यहां से बच्चों देखो VH की जगह, इसकी जगह अपन VH लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, VN इक्वल टू क्या आ जाएगा, VH मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, Z बाई N, क्लियर है? मेरा कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए जो फर्स्ट सेल के लिए वेलोसिटी हमें दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, उसको किसी अदर एलिमेंट से कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन वाली वैल्यू पुट कर दो, जिस एलिमेंट की बात करा उसके लिए जेड की वैल्यू पुट कर दो, और उसकी जिस सेल के लिए बात करा उसके लिए एन की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर है? और यहाँ पे ये आपको पता ही है, 2 का मतलब क्या हो गया, वी एन का मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन सेल और ऑर्बिट फॉर एनी एटम, जिस एटम की बात कर रहा है उसके एन सेल या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, क्लियर है? ठीक है, वीएच का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यस और नो? और जेड और एन क्या है आपको पता है, ये बार बार लिखाने की जरूरत है क्या, यस और नो? नो बेटा, नोट करो फटाफट।
चलिए अभिषेक कहाँ तक पहुंचे बेटा? चलिए लास्ट में इसका मीनिंग लिख लो। वी एन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन for nth cell or orbit of any atom. Velocity of electron for nth cell or orbit of any atom. Velocity of electron for nth cell or orbit of any atom. VH is equal to velocity of electron for first orbit of hydrogen atom. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? अब बच्चों देखो, जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बोर मॉडल पर, बोर कॉन्सेप्ट पर, क्या होता है बेटा, उस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर 3 लिखो, एनर्जी ऑफ सेल और ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ सेल और ऑर्बिट, एनर्जी मतलब E, मैंने आगे लिखा है बेटा N, मतलब जिस सेल या ऑर्बिट की एनर्जी की बात करनी है उसके रेस्पेक्ट में करना है। En फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें तो क्या लिखेंगे E1, सेकंड की बात करें तो क्या लिखेंगे E2, थर्ड की बात करें तो E3। क्लियर है? जैसे मैंने कहा था अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है किसी एटम के लिए। यस और नो? अब बात करेंगे कौन से एटम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है? ओके चलो बेटा, तो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो देखो कैसे करना, क्या करना, समझना इस चीज को। नॉर्मली अगर हम बात करें, नॉर्मली अगर वैसे तो एनर्जी की कई सारी फॉर्म होती है बेटा, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, कई सारी फॉर्म में एनर्जी होती है। लेकिन मेजरली अगर हम बात करें तो एनर्जी के दो ही टाइप डिस्कस करते हैं मेजरली। कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अगर डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊंगा तो आप रटोगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बेटा। क्या मेनली अगर बात करें तो एनर्जी की दो फॉर्म मेजरली कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो क्या करेंगे बच्चों, देखो टोटल एनर्जी की मैं बात करूं, टोटल एनर्जी और ई, ध्यान रखना ओनली ई लिखा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी और ई इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? अरे सीधी सी बात है बच्चों, देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मेनली हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। सीधी सी बात है, मूवेबल फॉर्म में कौन होता है,
इलेक्ट्रॉन होता है, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा, तो ये बोलेंगे उस ऑर्बिट की एनर्जी भी उतनी ही होगी, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी वो मेनली क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जी का टोटल सम होगी। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब मैं अलग अलग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, फिर दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास टोटल एनर्जी आएगी नहीं आएगी? आएगी बच्चों। ओके, तो कैसे करते हैं बच्चों, वन बाय वन देखते हैं। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हाफ mv²। यस और नो? अरे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ mv²। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं बेटा, हाफ mv² है, तो आपको याद है बोर कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या लिखा है, mv² अपॉन r इक्वल टू क्या होता है, kze² अपॉन r²। यस और नो? अरे होता है, r से बेटा इस स्क्वायर को मैं उड़ा दूं तो अपन क्या लिख सकते हैं, mv² इक्वल टू क्या होता है, kze² अपॉन r। यस और नो? अरे यस और नो? होता है नहीं होता? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, देखो mv² की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, kze² अपॉन r लिख सकता हूँ। प्रिंस छवि क्या कर रहे हैं बेटा, बात समझ में आ रही है क्या, अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हाफ mv² की जगह क्या करेंगे, हाफ तो एज इट इज लिखेंगे। प्रिंस छवि बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो देखो क्या करेंगे, mv² की जगह अपन क्या करेंगे, ये हाफ तो ऐसा कैसा छोड़ दो, और mv² की जगह क्या लिख देंगे, kze² अपॉन r। ये मेरे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया? क्लियर है? अब ऐसा कैसा मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर और आ जाएगी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी बेटा। ओके, ठीक है बेटा, तो देखते हैं कैसे करना है। ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, mgh। प्रिंस छवि क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। छवि mgh, शाबाश बेटा, बिल्कुल होता है, लेकिन ये गलत है। ओके, मैंने क्या कहा, नो डाउट बिल्कुल होता है, लेकिन ये गलत है। हमेशा ध्यान रखना, बच्चा क्या करता है, बच्चा मैक्सिमम फॉर्मूले याद रखता है, उसकी वैल्यू पुट करता है, तो क्वेश्चन आधे ही सही होते हैं बेटा। आधे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बेटा, बाकी की 50% उसमें वो अटक जाता है। फॉर्मूला तुम्हें ध्यान है, लेकिन किस कंडीशन में कौन सा काम में लेना है वो भी ध्यान रखना। ओके, इसलिए तुम्हें पूरा बताने का पर्पज मेरा यही था कि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका आइडिया होना चाहिए। ये दोनों आ गई तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? कैसे, ध्यान रखना। पहली बात तो तुमने जो बताया mgh वो गलत क्यों है, फॉर्मूला सही है, वो फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन यहाँ वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों, mgh को थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो mgh में क्या है बेटा, H इज फॉर हाइट। बिल्कुल बेटा, देखो पहली बात तो सीधी सी बात है, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स जी क्या होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट होता नहीं होता, कब अप्लाई होगा, जब किसी चीज को आप फ्री छोड़ोगे। यस और नो? क्लियर है? m मतलब क्या, उसका मास। क्लियर है? h क्या है, हाइट। इसका मतलब जब किसी m मास के पार्टिकल को आप किसी हाइट पर फेंकते हो या हाइट पर छोड़ते हो, तब जाके आपको mgh अप्लाई करना है। समझ में आ गया? ये बताओ, यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स या फिर हाइट का कोई रोल है क्या? नो बेटा। समझ में आ गया? तो यहाँ mgh वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो बच्चा कहेगा सर कौन सा अप्लाई होगा, तो समझना इस चीज को। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, प्लस माइनस, सुनना अच्छे से, प्लस माइनस k q1 q2 बाई r। मैंने क्या बोला बेटा, प्लस माइनस k q1 q2 बाई r। बच्चा कहेगा इसका मतलब क्या है सर, ध्यान रखना, अगर दो चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो क्या होता है, दोनों के चार्ज का मल्टीप्लाई और बीच की डिस्टेंस का इनवर्स। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे, दोनों का चार्ज मतलब क्या हो गया, k q1 q2 अपन में क्या कर देंगे, r कर देंगे, बीच की डिस्टेंस यानी रेडियस। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, ये भी बताऊंगा बच्चों, समझना। पहली बात तो अगर मैं लिखूं q1 q2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो प्लस माइनस ऐसा, k q1 का मतलब क्या है, पहले पार्टिकल का चार्ज। ये बताओ यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल कौन सा है बेटा, अरे दो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं, कौन, बिल्कुल बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर रॉन्ग हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं, कौन कौन है यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल, कौन, ये तो चार्ज है बेटा दोनों का, लेकिन कौन से दो चार्ज पार्टिकल का चार्ज यहाँ पर q1 q2 की जगह पुट करेंगे, कौन से दो पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, बिल्कुल बेटा। अरे दो चार्ज पार्टिकल कौन से हैं, बोर के कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, दो चार्ज पार्टिकल आ गया समझ में, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा उसके चारों तरफ रिवॉल्विंग करता हुआ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो देखो क्या करेंगे, Q1, अरे Q1 की जगह क्या लिखूंगा,
जेड ई पहला चार्ज पार्टिकल अगर न्यूक्लियस को माने तो जेड ई, याद है ना, क्लियर है। दूसरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को माने तो ये ई हो जाएगा, अपॉन में क्या हो गया आर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आई है तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे आर। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, ये तो जैसे मैंने बोला है मेन कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया बच्चों। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक स्पेस जरूर ले रहा हूँ बच्चों, देखो समझना इस चीज को, आपके काम आएगा। कैसे, आप जब यहाँ पर नोट करोगे बेटा, ये तो मेन फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ओके, ये तो मेन फॉर्मूला है। अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन कौन सा काम आएगा ये भी मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, समझना अच्छे से। पहली बात तो मैंने क्या कहा, प्लस और माइनस आपको कब यूज करना है, तो ये आपको दो लाइन जरूर छोड़नी है साथ में। क्या करना है बेटा, प्लस माइनस कब यूज करना है, जिन दो चार्ज पार्टिकल की आप बात कर रहे हो अगर वो सेम नेचर के हैं, इधर ध्यान दो, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो साइन क्या करते हैं प्लस का। समझ में आ गया, जैसे दोनों चार्ज पार्टिकल या तो क्या हो प्लस प्लस वाले हो या फिर क्या हो माइनस माइनस वाले हो, क्लियर है। तो क्या कहा, दोनों चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे कुछ लिखाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो प्लस प्लस हो या फिर दोनों क्या हो माइनस माइनस हो बेटा। समझ में आ गया, या फिर क्या करेंगे, माइनस आपको कब काम में लेना है बच्चों, जब दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो अपोजिट नेचर के हो, क्लियर है। अपोजिट नेचर का मतलब है एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, या फिर एक माइनस हो दूसरा प्लस हो। समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, अगर Q1 भी पॉजिटिव है Q2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, या फिर Q1 भी नेगेटिव है Q2 भी नेगेटिव है, तो ये बताओ दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो भी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस आएगा। समझ में आ गया, तो दोनों अगर सेम नेचर के है तो आपको क्या लेना है प्लस का साइन यूज करना है, लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस है तो साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, क्लियर है। अब ये बताओ अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, अपनी जैसी कंडीशन है। छवि प्रिंस कौन सा यूज करेंगे तुम भी बताओ, अभिषेक का आंसर आ गया, क्यों बेटा अभिषेक माइनस क्यों करेंगे, इलेक्ट्रॉन और, अरे सीधी सी बात है हमें पता है बेटा, बिल्कुल हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस कैसा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको दो लाइन छोड़ देनी है, मैं लिखा दूंगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो क्या करेंगे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या करना है माइनस का साइन यूज करूंगा। आ गया समझ में, कौन सा साइन यूज करना है बेटा माइनस का, क्लियर है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो क्या लिखेंगे कि ऐसा कैसा, Q1 की जगह क्या लिखूंगा Ze, पहला पार्टिकल यानी न्यूक्लियस का चार्ज, क्लियर है। Q2 क्या है दूसरा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अपॉन क्या लिखेंगे R। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहां से क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन R। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा। ये मेरे पास क्या आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल बेटा ठीक है। अब ये बताओ हमारे पास दोनों केमिस्ट्री की टर्म में दोनों फॉर्मूले आ गए, देखो इसमें भी जेड है इसमें भी जेड है, क्योंकि हमें पता है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर तो क्या है जेड पर ही बेस्ड है। जेड पर बेस्ड क्यों है, कौन से एटम की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग एटम के रेस्पेक्ट में बात करें तो सभी का जेड डिफरेंट डिफरेंट होगा नहीं होगा, होगा, तो अपने फॉर्मूले में जेड आना जरूरी है। आ गया समझ में, इस वजह से अपने इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर लिया है। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है। चलो अब दोनों की वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी, मैंने क्या कहा टोटल एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यस और नो, क्लियर है। बीच में साइन किसका है प्लस का, और देखो पोटेंशियल वाली मेरे पास कितनी आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या लिखेंगे हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, यस और नो। ये बताओ बेटा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कॉमन है या नहीं है, देखो प्लस का हाफ है माइनस का 1 है, तो ज्यादा कौन सा हो गया, अरे प्लस वाला कितना है बच्चों हाफ है, माइनस का कितना है 1 है, तो माइनस का हाफ बच गया नहीं बच गया, यस और नो, क्लियर है। या फिर आपको कॉमन लेके कर सकते हो क्या, यहाँ पर अगर अपन क्या करें बेटा देखो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर दोनों में कॉमन है या नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या बच गया 1/2 और इधर क्या बच गया -1, यस और नो। तो देखो प्लस का हाफ माइनस का 1 क्या बच गया माइनस का हाफ, आ गया समझ में। तो एनर्जी इक्वल टू क्या बच गई बेटा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक बात समझ में आ गई,
यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्लियर है बेटा? देखो बच्चों क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब देखो बेटा अपन एनर्जी कैलकुलेट करें तो पहली बात तो देखो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है। अगर मुझे एनर्जी बोले पूछे इस फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में मैं कैलकुलेट करूं तो पहले मेरे पास क्या आएगा, अरे रेडियस आनी चाहिए। यस और नो, पहले रेडियस आनी चाहिए। तो रेडियस की वैल्यू क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर रेडियस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर अपने पास एनर्जी आएगी। तो एक डायरेक्ट तरीका क्या है, अपन डायरेक्टली एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म बना ले। यस और नो, तो वह कैसे बना सकते हैं, देखो बच्चों कैसे। अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, आपको याद है बच्चों आर बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यस और नो, पीछे मैच करके देख सकते हो हमारे पास बच्चों आर की वैल्यू आई थी। यस और नो, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। आर की वैल्यू आई है बेटा ये, ठीक है। तो आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते नहीं कर सकते, आर की वैल्यू पुट कर दे तो क्या लिखेंगे, ई इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या बच गया, ये 1/2 ऐसा कैसा, और क्या लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर किसका क्या लिखूंगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है। इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, अरे इसके अपॉन में 1 मान सकते नहीं मान सकते, अगर 4 स्टेप हो गए तो उल्टा पुल्टा करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे, एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई, ये फोर्थ स्टेप ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे, 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है। अरे कैसे कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना। अब बच्चों देखो जो कट रहा है उसको काट दो, बच रहा उसे बचा दो। कैसे, इस 2 की बात करें बेटा, ये क्या हो गया 2, क्लियर है। 4 से कैंसिल आउट कर दो। और देखो बच्चों कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अरे कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एन एच, नो बेटा ऐसा कैसा लिख दो, तो क्या लिखेंगे ई इक्वल टू, देखो क्या आ गया 2 का 2 आ गया, तो क्या लिखेंगे 2, ऐसा कैसा लिख दो 2 आ गया, पहली बात तो माइनस का साइन लिख दो, माइनस का 2 आ गया, 2 पाई स्क्वायर, देखो बच्चों ये पाई स्क्वायर आ गया, क्लियर है। ये एम ऐसा का ऐसा लिख दो, 2 पाई स्क्वायर एम के मल्टीप्लाई बाई के, तो क्या आ गया के स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है। आगे क्या है, जेड मल्टीप्लाई बाई जेड, मतलब क्या आ गया जेड स्क्वायर। यस और नो, क्लियर है। आगे मल्टीप्लाई में क्या है ई स्क्वायर तो ई की पावर 4। यस और नो, क्लियर है। अपॉन में क्या आ गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यस और नो, यहां तक को दिक्कत, यहां तक को दिक्कत, यस और नो। लेकिन इतने सारा, पहली बात तो इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना और इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करना बेटा, टिपिकल है या नहीं है। तो अपनी स्टाइल में इसे सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे बेटा। और सिंपल फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का अपना तरीका क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स है उसको यहाँ से चक लेंगे नहीं चक लेंगे, अरे चक लेंगे। जिसकी वैल्यू वेरिएबल है उसे ऐसा के साथ छोड़ दो। देखते हैं बच्चों इसमें वैल्यू वेरिएबल किसकी है, फिक्स किसकी है, 2 फिक्स है या नहीं है, पाई स्क्वायर फिक्स है या नहीं है, एम फिक्स है या नहीं है, के स्क्वायर फिक्स है या नहीं है, जेड वेरिएबल है बच्चों इसे छोड़ देंगे, ई की पावर 4 अरे फिक्स है या नहीं है बच्चों। फिर क्या बच गया एन स्क्वायर वेरिएबल है या नहीं है, इसे छोड़ देंगे, एच स्क्वायर चक लेंगे नहीं चक लेंगे, चक लेंगे इसे। बात समझ में आ गई क्या। इसका मतलब बाकी जो अपने पास बच गया 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने क्या किया है, 2 की वैल्यू फिक्स है उसे उठा लिया, पाई स्क्वायर को उठा लिया, एम के स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि जेड और एन तो वेरिएबल है या नहीं है बेटा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है। क्या कहा, इसको सोल्व करने पर वैल्यू क्या आती है बेटा 13 पॉइंट, ये फिक्स वैल्यूज है बेटा, आप घर पे टाइम पास कर सकते हो सोल्व करके आराम से मैथमेटिक्स बेटा, ठीक है। तो क्या आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बस ये ध्यान रखना मेरे पास जो वैल्यू आएगी जूल में आएगी, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों ले रहे हो, तो ध्यान रखना एनर्जी के फॉर्मूले बेटा वैसे तो 3-4 फॉर्मूले कई बार टीचर लिखा देते हैं टाइम पास के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होगा, जूल में इतना होगा, कैलोरी में इतना होगा, इसमें इतना होगा, लेकिन रट के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि 4 फॉर्मूले रटोगे तो 4 में से एक भी याद नहीं रहेगा, इससे अच्छा एक फिक्स कर लो, ठीक है। तो बच्चा कहेगा सर हमें बाकी फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे, जरूरी है क्या, सारे क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देगा। अरे 90% क्वेश्चन जिस यूनिट में आते हैं अपन वो एक फॉर्मूला याद कर सकते नहीं कर सकते। बाकी रेयर केस में, अगर बाय द वे कुछ रेयर केसेस में अगर हमें कोई क्वेश्चन अदर यूनिट में दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल कैलोरी अर्ग सब में अपन को कन्वर्ट करना आता नहीं आता, तो अपन उस कॉन्सेप्ट से कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अलग अलग फॉर्मूले रट के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है बेटा। आ गया समझ में, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, इन सब चीज का क्या लिखेंगे,
13.6, तो अपने पास क्या आ गया, E इक्वल टू माइनस का साइन ऐसा कैसा, 13.6 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, ऊपर क्या बच गया जेड स्क्वायर, तो क्या करेंगे बेटा जेड स्क्वायर, और अपॉन में क्या बच गया एन स्क्वायर, और ये किस में आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है। यहाँ पर अपन को क्या करना है, जिस एटम के रेस्पेक्ट में बात करें उसके लिए जेड की वैल्यू पुट करनी है, और जिस सेल की बात करा उसके लिए एन की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ ई को मैं ई एन बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, एन सेल के लिए एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है। और एक बात और खास कर ध्यान रखना बेटा, पहली बात तो क्या करना है, ध्यान रखना, आप वैसे 11 12 में बच्चों पूरी फिजिकल हो चाहे फिजिक्स हो, कई सारी एनर्जी की आप यूनिट देखोगे, फॉर्म देखोगे। ओके, ध्यान रखना, कुछ भी बच्चे को अगर याद नहीं हो, कंफ्यूजन हो, तो ध्यान रखना बाकी सभी, सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सभी जो एनर्जी की यूनिट होती है वो पर मोल में आती है। फिर सुन लेना बेटा इस बात को, एनर्जी की जितनी भी वैल्यूज आएगी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, सभी क्या होंगे पर मोल के रेस्पेक्ट में एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। पर मोल एटम या पर मोल मॉलिक्यूल यानी पर मोल पार्टिकल बोल दूं मैं, एकमात्र ऐसी यूनिट है एनर्जी की जो क्या आती है पर एटम में आती है। क्योंकि हमें जो स्टडी करनी है वो एक मोल एटम यानी एन एटम की करनी है या एक एटम की करनी है, एक सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में हम रिजल्ट बताते हैं कि हाइड्रोजन के सिंगल एटम में ये होगा, इसके सिंगल एटम में ये होगा, ना कि एन एटम्स में ये होगा। समझ में आ गया। तो एनर्जी की एकमात्र यूनिट ऐसी है बेटा जो क्या होता है पर एटम में आती है। बाकी सभी एनर्जी की यूनिट्स 11 12 में जितनी भी आप एनर्जी की यूनिट्स देखोगे सभी क्या आएगी पर मोल में आएगी। समझ में आ गया। बच्चा अगर कंफ्यूज हो, बाकी अदर जगह पर कई सारे चैप्टर्स में आएंगी ये क्या कि मैं यूनिट सर किस टर्म में कैलकुलेट करूं एनर्जी, तो पर मोल के रेस्पेक्ट में आंसर देना है, और आपको जो देगा वो भी पर मोल में ही होगी क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो। क्लियर है। एकमात्र ऐसी फॉर्म है जो क्या करेगा पर एटम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेगा। क्यों, हम बोर मॉडल में स्टडी करते हैं एक एटम की करते हैं, ना कि 1 मोल एटम की, क्योंकि 1 मोल एटम में तो एन एटम हो गए, याद है ना। क्लियर है। और ये माइनस साइन, ये ध्यान रखना, माइनस साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, माइनस साइन नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट टू, यानी इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। आ गया समझ में। नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या यूज कर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है बेटा, बंधा हुआ है। आ गया समझ में। अगर यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, अगर एनर्जी जो क्या होगा, देखो फाइनली ये हमारे पास आ रहा है तो सभी एनर्जी क्या आएगी नेगेटिव में आएगी। जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके अपन ने बताया था, फर्स्ट ऑर्बिट की आएगी -13.6, सेकंड की -3.4, थर्ड की आएगी -1.51, फोर्थ की आएगी -0.85, फिफ्थ की आएगी -0.54, सिक्स की आएगी -0.38। कहने का मतलब है सभी नेगेटिव में आएगी। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में है, बंधा हुआ है। क्लियर है। अगर इसको फ्री करवाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी प्लस के साथ एनर्जी गेन करेगा, इसकी नेट एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पर खत्म हो गया। समझ में आ गया। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स खत्म होते क्या होगा, किसी भी सेल या ऑर्बिट में नहीं होगा, तो अपन बोलेंगे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला जाएगा, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, मतलब मैक्सिमम न्यूक्लियस से जितना दूर जा सकता है वहां पर चला जाएगा। समझ में आ गया। क्लियर है बेटा। यस और नो। अरे यहां तक को डाउट, यस और नो, नोट करो बच्चों। जो मैंने स्पेस छोड़ा वहां पर मैं खुद लिखा दूंगा, यहाँ पर नोट करो बेटा, कुछ और करेंगे आगे, जगह का अभाव है। बिल्कुल बेटा बताएंगे, नोट करो प्रिंस पहले, बिल्कुल बताएंगे।
कर लिया क्या? चलो प्रिंस सभी ये बताओ, नोट तो कर लिए क्या? चलो अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्या कहा तुमने प्रिंस? क्वेश्चन क्या था कि सर ये एटम कहाँ से आया? किसी यूनिट में एटम तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल बेटा आपकी बात सही है। जैसे हमने वैल्यू पुट कहाँ की है, जैसे पाई एम के ई एच, इसकी किसी भी की वैल्यू में हमें पता है बच्चों एटम नहीं आता। बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मैंने क्या कहा, इसीलिए तो कंफ्यूजन से बचाने के लिए लिखा है बेटा पर एटम। ओके, यानी कई बार आपको क्या करेगा, डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ के क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल एनर्जी क्या होगी। मैंने क्या कहा, कई बार जानबूझ के डाइवर्ट करने के लिए आपको क्या बोलेगा, एनर्जी क्या होगी, और ब्रैकेट में क्या लिख के दे देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, इसका मतलब वो पर मोल के रेस्पेक्ट में एनर्जी पूछ रहा है, और पर मोल के रेस्पेक्ट में मैंने क्या कहा, 1 मोल का मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, Na हो गए। आ गया समझ में? मैंने क्या कहा, 1 एटम मतलब 1 ही एटम, लेकिन 1 मोल मतलब क्या, Na एटम। समझ में आ गया? 1 एटम यानी 1 ही एटम, 1 मोल एटम यानी Na एटम। क्लियर है? इसका मतलब अगर बाय द वे आपको पर मोल के रेस्पेक्ट में पूछे तो ध्यान रखना आपको Na से मल्टीप्लाई करना है कि ये जो एनर्जी है एक एटम की आएगी। ध्यान रखना, क्योंकि हम जो स्टडी करते हैं वो क्या करेंगे, एक सिंगल एटम के रेस्पेक्ट में रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गया? तो बाय द वे किसी क्वेश्चन में अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल दे रखा है, इसका मतलब आपको लास्ट में Na से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एटम जो आया है किसी यूनिट की वजह से नहीं आया बेटा, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास ये जो रिजल्ट आया एक एटम के रेस्पेक्ट में आया है। ठीक है, अब समझ में आ गया? यस और नो प्रिंस? यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा, बिल्कुल। चलो बेटा ये लिखो, इधर ध्यान दो, ये जो अपने जगह छोड़िए, मैंने क्या कहा था यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना। लिखो बेटा, ये जो प्लस कब आएगा, इफ बोथ चार्ज पार्टिकल आर सेम इन नेचर, if both charge particle are same in nature, if both charge particle are same in nature, ये तो आपने ब्रैकेट में लिख ही लिया होगा बेटा, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ओके, इफ बोथ चार्ज पार्टिकल आर सेम इन नेचर, माइनस के लिए लिखो, इफ बोथ चार्ज पार्टिकल, if both charge particle are opposite in nature, if both charge particle are opposite in nature, ठीक है। चलो बेटा ये जरूर लिखो, इसके नीचे स्टार मार्क करके, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा ना लास्ट में, इसके नीचे लिखो स्टार मार्क करके, ये पॉइंट लिखो, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन is represent that, negative sign is represent that electron is bounded, negative sign is represent that electron is bounded, negative sign is represent that electron is bounded with the nuclear attraction force, negative sign is represent that electron is bounded with the nuclear attraction force। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि हमें पता है बच्चों, देखो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करना है, इसका मतलब उसकी एनर्जी को जीरो कर दो। मैंने क्या कहा, अरे एन की वैल्यू अगर अपन इनफाइनाइट रखेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है? एन की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दे, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में बात करें, एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, जीरो होने का मतलब क्या है, अब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो चुका है। समझ में आ गया? और हमें पता, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली क्या कहूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो कर दे, मतलब वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे सेल या ऑर्बिट बच्चों क्या होता है, इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाता है। जैसे इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे कि थर्ड सेल के बाद, मैंने क्या कहा, थर्ड सेल के बाद यानी फोर्थ से, थर्ड सेल के बाद न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। मेनली न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कौन सी सेल तक होता है,
थर्ड तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल तक क्या होता है, ज्यादा अप्लाई होता है, उसके बाद क्या होता है, बहुत कम होता जाता है। ओके, और इनफाइनाइट सेल यानी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम जितनी हो सकती है उस पर तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, हमें पता है जिसका मतलब फर्स्ट सेल पे क्या होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये बताओ, फर्स्ट सेल को हमें पता है, अगर मैं इसकी एनर्जी 0 कर दूंगा, जैसे मैंने हाइड्रोजन वाला एग्जांपल दिया, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 होती है। अपन कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर मुझे इसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी एनर्जी को 0 कर दो फाइनली बेटा। फाइनली 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 13.6 प्लस के साथ एनर्जी दूंगा। प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। क्लियर है? एनर्जी गेन करेगा तो प्लस 13.6 माइनस 13.6 नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, फ्री हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आएगी हाइड्रोजन के लिए -3.4। अगर इसे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करना है तो ये बताओ क्या करना पड़ेगा, अरे नेट चार्ज एनर्जी इसका 0 करना पड़ेगा। नेट एनर्जी 0 करने के लिए क्या करूंगा, प्लस की 3.4 एनर्जी दूंगा, तो नेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बताओ ज्यादा एनर्जी कौन सी ऑर्बिट से फ्री करने के लिए देनी पड़ेगी, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट को बेटा, फर्स्ट से फ्री करने के लिए प्लस 13.6 देनी पड़ेगी और सेकंड से फ्री करने के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें पता है जिस ऑर्बिट से फ्री करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है। और इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे बेटा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स फर्स्ट सेल के लिए ही होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा है, इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा है। क्यों? नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? और जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा है। समझ में आ गया? तो ये माइनस साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से बाउंडेड है बेटा। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, यस और नो? क्योंकि जहां पर एनर्जी 0 हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला जाएगा, और इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला जाएगा मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा। क्लियर है? प्रिंस तूने 1-2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने उस टाइम भी बताया था, कहा था बोर मॉडल में अपन डिटेल से पढ़ेंगे इस बात को, याद है ना? क्लियर है? अब तो कोई डाउट, यस और नो? चलो बच्चों, तो ये अपने बात की नेगेटिव साइन का क्या रोल है, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। ओके, ठीक है। अब बात करें बच्चों, देखो इसी फॉर्मूले को अगर अपन हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए लिखे तो एनर्जी को क्या लिखूंगा, EH। क्लियर है? ठीक है, तो क्या लिखेंगे, -13.6 मल्टीप्लाई बाई Z² अपॉन N²। Z की जगह क्या लिखेंगे, अरे सीधी सी बात है, हाइड्रोजन के लिए Z कितना होता है, 1, एटॉमिक नंबर 1, N कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? तो EH मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है? अब उसकी एनर्जी को मैं कंपेयर करूं हाइड्रोजन की एनर्जी से तो क्या लिखेंगे, En इक्वल टू क्या आ जाएगा, EH मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, Z² अपॉन N²। बच्चा कहेगा सर यहाँ पर माइनस कहाँ गया, अरे -13.6 की जगह तो EH हमने कर ही दिया है। आ गया समझ में? तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी दे रखी है उसको कंपेयर करना हो किसी अदर एटम के रेस्पेक्ट में, तो उस एटम का Z लिख दो और उसके जिस सेल की बात करा उसके लिए N की वैल्यू पुट कर दो, तो हाइड्रोजन और उस एटम के रेस्पेक्ट में दोनों एनर्जी का कंपेरिजन आप कर सकते हो। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट करो बेटा। चलिए, चलो बेटा इसका मीनिंग लिख लो, लिखो En इक्वल टू, नीचे इसका मीनिंग लिख लो, En इक्वल टू, देखो एनर्जी ऑफ nth सेल और ऑर्बिट, nth एनवे कोई सी भी सेल हो सकती है, एनर्जी ऑफ nth सेल और ऑर्बिट फॉर एनी एटम
एनर्जी ऑफ nth सेल और ऑर्बिट फॉर एनी एटम, ठीक है। EH लिखो, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जेड और एन क्या होता है बच्चों, ये आपको ध्यान ही है, क्लियर है। और एक बात खास कर ध्यान रखना बच्चों, देखो एनर्जी देखते ही दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए। एनर्जी क्या होती है, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये है। मैंने क्या कहा था, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा बच्चों, जूल या फिर कैलोरी अर्ग वगैरह में दे सकता है, लेकिन वो रेयर केस में होगा। मोर देन 90% क्वेश्चन आपको किस टर्म में मिलेंगे, एनर्जी की टर्म में ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेंगे। बेटा समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना। अगर रेयर केस में, अब जैसे मैंने अभी बोला भी था, क्या अगर मैं एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अलग लिखाऊं, जूल में अलग, कैलोरी में अलग, अर्ग में अलग फॉर्मूला लिखाऊंगा, तो चारों में से एक भी फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको, क्लियर है। तो कंफ्यूज होने के लिए, एनर्जी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक को फिक्स कर लो। अगर रेयर केस में जो क्वेश्चन, अगर मान लो 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर कोई अदर यूनिट में मिलेगा, तो 99 क्वेश्चन जिस टर्म में हमें मिलते हैं वो ध्यान रखो। कोई रेयर केस में एक क्वेश्चन मिलता है, उसके चक्कर में टाइम एनर्जी वेस्ट मत करो। बस हमें कन्वर्ट करने का तरीका आता है, तो कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते, कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना हो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद है ना, क्लियर है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल, क्लियर है। 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, यस और नो। अरे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना, 4.2 से मल्टीप्लाई करते नहीं करते, करते हैं बच्चों, क्लियर है। 1 जूल क्या होता है, 10⁻7 अर्ग, मैंने एक एक वैल्यूज लिखाई है, अरे याद है ना, यस और नो। प्लैंक थ्योरी में मैंने लिखाया था बच्चों, ये एनर्जी वाला लफड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो ये तो मेनली अपन ने बात की बेटा, क्या 3 प्रॉपर्टी की बात की। नॉर्मली क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल में टीचर 3 ही लिखाते हैं, ये रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। लेकिन मैं 4th कॉन्सेप्ट जरूर बताता हूं, क्योंकि वो एनर्जी से ही रिलेट है और क्वेश्चन पर बहुत बनते हैं। ओके बेटा, चलो नंबर 4 लिखो, एप्लीकेशंस में लिखो एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट सेल और ऑर्बिट्स, इसे बोलूंगा डेल ई, डेल ई। चलिए बच्चों देखो क्या करेंगे, अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। ओके, नॉर्मली देखो बच्चे के दिमाग में क्या आता है, आपको क्वेश्चन क्या मिलेंगे, सेकंड और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। मैंने क्या कहा, कोई भी एटम बोल दिया, उसकी सेकंड या फोर्थ की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, थर्ड या फोर्थ की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, फिफ्थ या सिक्स सेल की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा। तो बच्चे के दिमाग में क्या आता है, जैसे मान लो थर्ड और फोर्थ के लिए पूछ लिया, तो बच्चा एक बार तो एनर्जी का फॉर्मूला थर्ड सेल के लिए लगाएगा, एक बार फोर्थ सेल के लिए लगाएगा, फिर उनका डिफरेंस करेगा। डबल टाइम वेस्ट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पहले एनर्जी वाला थर्ड के लिए लगा रहा, फिर कैलकुलेशन करेगा, फिर फोर्थ के लिए लगा रहा, कैलकुलेशन करेगा, फिर माइनस करेगा, 2-3 क्वेश्चन के बराबर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब टाइम बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक कॉमन फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, एक बार में आंसर आ जाए, यस और नो। बस उसी की हम बात कर रहे हैं बेटा। ओके, कैसे करना है देखो, नॉर्मली हमें एनर्जी की बात करता तो मैं लिखता ई किसी एक सेल के लिए, लेकिन डेल का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। आ गया समझ में, यानी एनर्जी का डिफरेंस, क्लियर है बेटा। तो कैसे करना है समझना इस बात को बच्चों। नॉर्मली अगर अब मैं बात करूं, जैसे ये न्यूक्लियस अपना, और ये मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, सेल या ऑर्बिट। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, आपका नहीं मतलब एटम का है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। और ये आपकी सेल या ऑर्बिट है, ये आपकी क्या है बेटा, सेल या ऑर्बिट है, क्लियर है, ठीक है। ये मान लो आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट है। तो फर्स्ट की एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, E1, सेकंड की एनर्जी को क्या लिखूंगा, E2, थर्ड की क्या लिखूंगा, E3, और लास्ट वाले के लिए क्या लिखूंगा, E इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो बच्चों, अब देखो एनर्जी का जो अपना फॉर्मूला था उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, नॉर्मली अपन ने बात की बच्चों, nth सेल के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
यस और नो? अरे होता नहीं होता? होता है बच्चों। लेकिन मुझे दो डिफरेंट सेल या ऑर्बिट के लिए अगर बात करनी है तो क्या लिखूंगा? डेल ई इसको क्या लिखूंगा? En2 माइनस En1। यस और नो? En मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैंने 2 और 1 क्यों लिखा है? जिन दो अलग अलग सेल या ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो उनकी एनर्जी, सीधी सी बात है। अगर उनका डिफरेंस ये है, डेल्टा फॉर डिफरेंस, ई फॉर एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस किसके लिए? जिन दो सेल की आप एनर्जी की बात करें उनका डिफरेंस। क्लियर है? तो देखो बच्चों, किसी पर्टिकुलर सेल के रेस्पेक्ट में एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये होता है। तो बच्चों ये बताओ, दोनों अलग अलग सेल के लिए ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं बच्चों। तो अपन क्या लिखेंगे? डेल ई इक्वल टू, देखो En2 की जगह क्या लिखूंगा? -13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर अपॉन है एन की जगह क्या लिखूंगा? N2 स्क्वायर। यस और नो? अरे क्लियर है? ठीक है। बीच में क्या करना है? साइन किसका? माइनस का साइन हो गया। फिर कोई जो एक सेल, फर्स्ट हो जाए, सेकंड हो, कोई सी भी हो, इस सेल के लिए मैंने क्या लिखा? En2 लिख दिया। और इसके लिए क्या लिखूंगा? N1। तो क्या लिखूंगा? देखो इसके लिए -13.6 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? N1 हो गया। इसका स्क्वायर कर दिया। यस और नो? क्लियर है? और दोनों के लिए मुझे पता है बच्चों, कॉमन यूनिट क्या आ जाएगी? दोनों के लिए कॉमन यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि ये भी हमें पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। अरे अपन करते हैं 10 ग्राम माइनस 5 ग्राम, तो दोनों का डिफरेंस क्या आता है? 5 ग्राम ही तो आता है। यस और नो? वैसे ही दोनों का डिफरेंस कर दिया तो रिजल्ट भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही आएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में था, ये भी क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो देखो अब अपन क्या कर सकते हैं? -13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये तो ऐसा कैसा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 13.6 मल्टीप्लाई बाई क्या? जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। यस और नो? और ये किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अभिषेक, प्रिंस, छवि, पहली बात तो ये तो समझ रहे हो क्या? मैंने जेड को 1 2 नहीं लिखा है, जेड को ओनली जेड ही लिखा है, सिर्फ एन को मैंने 1 2 लिखा है। अरे समझ रहे हो क्या? सेम एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? सेम एटम के रेस्पेक्ट में, सेम एटम के रेस्पेक्ट में तो जेड तो सेम होगा नहीं होगा, बस एन में डिफरेंस आएगा बेटा। एक मान लो एन की वैल्यू 2 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, अलग अलग सेल की बात करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? इस वजह से मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने एन को अलग अलग लिया है, बाकी जेड को मैंने सिर्फ जेड ही लिखा है, क्योंकि जेड तो सेम रहेगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या करेंगे बच्चों? अरे सीधी सी बात है, जो क्या करना बेटा, जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले सकते नहीं ले सकते? कॉमन क्या आ सकता है? 13.6। तो क्या लिखूंगा? 13.6 मल्टीप्लाई बाई, ये बताओ जेड भी कॉमन आएगा नहीं आएगा? यस और नो? अरे जेड स्क्वायर देखो बेटा, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ सकता नहीं आ सकता? इसमें डिफरेंट क्या है बेटा? अरे इसमें डिफरेंट क्या है? 1/n2 स्क्वायर। ये किसके साथ आएगा? माइनस के साथ। तो इसमें क्या है? 1/n1 स्क्वायर। ये किसके साथ आएगा? प्लस के साथ। तो ये बताओ प्लस वाले को पहले लिख सकते नहीं लिख सकते? तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक बात खास कर ध्यान रखना बेटा, इसमें आपको क्या करना है, अगर इसको पहले ले लोगे तो क्या होगा? देखो 1/n1 स्क्वायर, देखो मानो पहले मैंने प्लस वाले को लिया है, माइनस वाले को पहले ले लोगे 1/n2 स्क्वायर, तो साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया बच्चों, जो प्लस का था उसको मैंने पहले लिख दिया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 13.6 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है? ये मेरे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया नेट एनर्जी का। फिर इस बात को सुन लेना, क्या अगर प्लस की माइनस की जगह यहाँ प्लस की जगह माइनस करोगे आप, तो यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर नहीं आकर के आएगा, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है? ध्यान रखना, यहाँ साइन प्लस का मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये तो मैंने कॉमन ले लिए, प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया, माइनस 1/n2 स्क्वायर। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बच्चे को ये पता ही होता है, ऐसा 13.6 है, जेड का पता ही होता है, बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है बेटा? n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर में। क्लियर है? बच्चा क्या सोचेगा, n क्या होती है? सेल या ऑर्बिट की वैल्यू होती है, तो सर n1 यहाँ पर फर्स्ट सेल की बात कर रहा है क्या? n2 सेकंड की बात कर रहा है क्या? नहीं बेटा, फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है। मैंने क्या कहा? हो सकती है, हमेशा जरूरी नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर n1 और n2 का मतलब क्या है, ये खास कर ध्यान रखना। n1 का मतलब क्या है? लोअर सेल और ऑर्बिट। मैंने क्या कहा? लोअर सेल और ऑर्बिट। और n2 का मतलब क्या है बेटा? हायर सेल और ऑर्बिट। अब समझ में आ गया? यस और नो?
मैंने क्या कहा है, N1 का मतलब यहाँ पर हमेशा 1 हो जरूरी नहीं है, N2 का मतलब हमेशा 2 हो जरूरी नहीं है। N1 का मतलब क्या है, लोअर सेल और ऑर्बिट। N2 का मतलब क्या है, हायर सेल और ऑर्बिट। जैसे मैं बात करूँ 1 और 2 की, तो N1 कितना हो गया, अरे कम कौन सा होगा, वो N1 की वैल्यू होगी, N1 1 हो गया, N2 कितना हो गया 2। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और थर्ड की, N1 कितना हो गया 1 और N2 कितना हो गया 3। क्लियर है। मैं बात करूँ 2 और 5 की, N1 कितना हो गया 2 और N2 कितना हो गया 5। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, लोअर ऑर्बिट होगा वो N1 की वैल्यू होगी, हायर ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, N2 की वैल्यू होगी। समझ में आ गया, क्लियर है। अब जैसे अपन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एक्सचेंज करके क्या कर सकता है, सेल और ऑर्बिट में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता, ध्यान रखना, तुमसे गलती कहाँ करवाएगा, समझना। बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है कि सर ये तो ठीक है N1 N2 दो अलग अलग सेल की वैल्यू पुट कर दूंगा, लेकिन बच्चे को कई बार कंफ्यूज कर देता है, क्या इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड सेल में जंप कर रहा है या थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है। अब बच्चा क्या सोचता है, देखो कि सेकंड से थर्ड में जंप कर रहा है, N1 मतलब पहले वाली सेल हो सकती है, N2 मतलब बाद वाली सेल हो सकती है। तो सेकंड से थर्ड में जंप कर रहा है तो N1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और फाइनली थर्ड में जा रहा है तो N2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। या फिर उल्टा बोल दे, थर्ड से सेकंड में आए तो N1 3 होना चाहिए, N2 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, समझ में आ रहा है क्या। कंफ्यूजन से बचने के लिए ध्यान रखना बेटा, ऑलवेज यानी ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज बेटा ध्यान रखना, N2 ग्रेटर देन N1। चैप्टर में एक दो जगह और भी काम आएगा, कंफ्यूजन से बचने की जरूरत नहीं है। चाहे इलेक्ट्रॉन सेकंड से फिफ्थ में जाए, चाहे फिफ्थ से सेकंड में जाए, हमें पता है 2 और 5, अरे दो जो आपको सेल बोल रखी है, चाहे 2 से 5 में जा रहा है, चाहे 5 से 2 में जा रहा है, दो मेरे पास सेल आ गई, एक तो सेकंड आ गई, एक फिफ्थ वाली आ गई, दोनों में कम वैल्यू किसकी है, 2 या 5, 2। तो N1 कितना होगा, 2 होगा, N2 कितना होगा, 5 होगा। चाहे 2 से 5 में जाए, चाहे 5 से 2 में जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया, यस और नो, को डाउट बेटा, यस और नो। प्रिंस, छवि, अरे बात समझ में आई क्या। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ तक तो हर कोई बताता है, ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे काम कहाँ आएगा, गलती से बचने के लिए ये ध्यान रखना। N1 का मतलब लोअर ऑर्बिट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। N2 का मतलब क्या होगा, हायर ऑर्बिट है, तो N1 से ज्यादा वाली वैल्यू जो भी होगी वो N2 हो सकता है। क्लियर है, और N2 हमेशा N1 से ज्यादा होगा, चाहे लोअर से हायर में जंप करे, चाहे हायर से लोअर में जंप करे, जो कम वैल्यू है वो N1 की जगह पुट कर देना, और जो ज्यादा वैल्यू है वो N2 की जगह पुट कर देना। समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट। चलो बेटा ये नोट करो, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। अभी इसके क्वेश्चन अभी मत करना बच्चों, वो नेक्स्ट लेक्चर, एक दो लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देना। ओके चलो बेटा, बाय।